अच्छा, यहाँ पर आंसर तो आया है 42। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप पूछ रहे हो कि इनवर्स हमने क्यों लिखा। ठीक है, इनवर्स लिखने का रीजन ये होता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब ये कि आपको कहीं टेन थीटा नजर आए कैलकुलेशन में, ठीक है, कॉस थीटा नजर आए, साइन थीटा नजर आए, इन तीनों के अलावा फिलहाल तो हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं आएगा। साइन ही नजर आएगा आपको ज्यादातर, या टेन नजर आएगा। तो ये तीनों जब भी आपको क्वांटिटीज नजर आएंगी, इनको डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जा रहा। इनको डिनोमिनेटर में नहीं लिखना आपने। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर साइन सी लिखा था। ठीक है, अब साइन सी लिखने का मतलब ये हुआ कि साइन और सी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और जब सी हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सी को हमने यहाँ रखना है, साइन को दूसरे एंड पर भेजना है। तो जब साइन को आप दूसरे एंड पर शिफ्ट करोगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है। अब अगेन वही बात, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखना ही नहीं है साइन को, तो डिनोमिनेटर में ना लिखने की वजह से इसको हम इनवर्स करके लिखेंगे। इनवर्स का मतलब यही है कि इसकी पावर -1 है। इसका मतलब है ये ओरिजिनली यहाँ पर नहीं है, ये ओरिजिनली डिनोमिनेटर में है, लेकिन इसको सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है विद माइनस पावर। ठीक है। और कैलकुलेटर में आपको बताया था मैंने कि आप शिफ्ट प्रेस करके फिर साइन प्रेस करोगे तो साइन इनवर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा कैलकुलेटर में। ठीक है, फिर उसके बाद आप वैल्यू ऐड कर दो उसमें। अच्छा, ये एंगल तो हमारे पास आ गया 42। ठीक है। अब ये तो आंसर है क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, और हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आपकी लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, ये 42 तो क्रिटिकल एंगल है, तो अब जो बाकी एंगल बचा, ठीक है, उसको हम 90 में से माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। 90 माइनस 42। अच्छा, अब इसका आंसर 48 क्यों लिखा। ठीक है, अब मैं आपको इसका रीजन दोबारा बता देता हूँ। हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट किया, 42 आया, सी की वैल्यू 42। ठीक है, अब 42 के बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने तो पूछा था एक्स के बारे में कि लार्जेस्ट वैल्यू आप एक्स की फाइंड आउट करो जिस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब पहले हमने क्रिटिकल एंगल देखा, मतलब क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसपे लाइट 90 डिग्री पर बेंड होती है। ठीक है, अब लाइट 90 डिग्री पर तो बेंड जो है वो आ, हो गई। ठीक है, 42 पे। अब उससे आगे जाना है। ठीक है, उससे आगे कौन सा मैक्सिमम एंगल ऐसा होगा कि जिसपे लाइट 90 डिग्री पर बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता है कि ये आप पूरा एंगल अगर कंसीडर करो तो ये 90 डिग्री होता है। तो 90 में से हम क्रिटिकल एंगल को हटा देते हैं, तो जो बाकी एंगल बचेगा वो मैक्सिमम एंगल होगा कि जिसपे लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर सकती है इजीली। ठीक है, तो 42 जो है वो ऐसा एंगल है जिसपे लाइट 90 डिग्री पर बेंड होगी। अगर आप 43 44 पर भी जाओगे ना, तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। ठीक है, लेकिन अगेन उन्होंने पूछा था लार्जेस्ट वैल्यू, इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो इतनी दूर दूर है, क्योंकि हमने लार्जेस्ट एंगल लिखा है कि इस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इससे छोटे एंगल जो होंगे, यानी 42 से बड़े, 48 से छोटे, उन पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उन्होंने हमसे लार्जेस्ट का पूछा है, और लार्जेस्ट ही हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, और हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसकी कैलकुलेशन इस तरह से की है। ठीक है, यस सर। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 एक्सपोनेंट 8। स्पीड ऑफ लाइट आपने लिक्विड में फाइंड करनी, ये वाला तो इजी होगा।
क्योंकि आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है, आपने वी फाइंड आउट करना है। तो एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप इसकी कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, क्वेश्चन वैसे दिखने में तो बस सिंपल सा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें उन्होंने ट्रिक किया आपको कि वैल्यूज जो है वो बहुत लिमिटेड दी हैं। ये तो हम कर चुके हैं, ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रिज्म, ये भी हम कर चुके। और भी मैं आपको एंगल वाले दिखा देता हूँ क्वेश्चंस जो थोड़े से डिफरेंट हो। लेंसेज तो अब इजी लग रहा होगा, क्योंकि लेंसेज में एक ही एक केस बहुत बार जो है वो रिपीट किया उन्होंने। ठीक है, ये वाला केस। हाँ, और इसमें अच्छा, जो आपने मुझे क्वेश्चन सेंड किया है एक चैट में, तो आप मुझे अगर उसका पेज नंबर भी बता दोगे तो मुझे ढूंढना इजी हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे उसका पेज नंबर बताओ, जब तक हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं वो वाला क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि इट शोज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है, वही सेम इंटरनेट केबल जो हम बात कर रहे थे। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ग्लास से बनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.4 है। कोई लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हुई है, सारी जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट अकर्स एट पी एंड क्यू। तो यहाँ पी पर क्या हो रहा है वो आपने बताना है, और क्यू पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये आपने बताना है। हाँ, सिर्फ प्रोसेस का नाम बताना है। वैसे नाम तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी शायद आपने नोटिस नहीं किया हो। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रही है। तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होगी। ठीक है। तो बेसिकली ए और बी जो पॉइंट दिए उन्होंने, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, पी एंड क्यू, सॉरी। तो यहाँ पर बस आपने लिखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैंने पेज नंबर आपका नोटिस कर लिया, मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ। और उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आपने जो है मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है फॉर देयर टू बी नो रिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी, के वहां पर कोई रिफ्रैक्शन ना हो। ठीक है। तो वैल्यूज तो यहाँ पर कोई गिवन नहीं है, अगेन आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखो, प्रीवियस जो अभी क्वेश्चन हमने करके आए हैं, वही क्वेश्चन की हिंट इस क्वेश्चन के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ एन गिवन है। ठीक है। और एन का मतलब क्या है कि हम क्रिटिकल एंगल दोबारा से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, और कोई चॉइस भी नहीं है आपके पास क्वेश्चन में जो आप यूज कर सकते हो। तो आपने डायरेक्ट यही करना है। और इस बार देखो उन्होंने मिनिमम पूछा है। ठीक है। तो हम पहले इसको एन इज इक्वल्स टू 1/sin c में लिखेंगे, और इसमें से c की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन ये दोबारा से वैसे ही बनेगा, c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/n। और इस बार वैल्यू जो है वो 1.4 है, पहले शायद 1.5 थी, इस बार 1.4 है। तो आप एंगल चेक करो कितना आ रहा है। एक मिनट मैं भी चेक करता हूँ। 1.4, 45.58।
ठीक है, इसका मतलब है इसे हम राउंड ऑफ 46 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया, क्योंकि इस बार उन्होंने मिनिमम पूछा, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मिनिमम ही आता है। ठीक है, 90 में से माइनस करेंगे तो वो मैक्सिमम के लिए था। ठीक है, तो इस बार आपको माइनस नहीं करना, क्योंकि उन्होंने आपसे अभी ये पूछा कि जिस पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। ठीक है, एट पॉइंट पी, तो ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, और इसके अलावा अब जैसे ये वाला पार्ट होता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन मेडिसिन। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर्स को मेडिसिन में जो यूज करते हैं, उसके लिए आपने एक डिवाइस देखी होगी, वरना नाम सुना होगा, वरना उस ऑपरेशन के बारे में सुना होगा किसी ना किसी से, वरना वीडियोस में देखा होगा कहीं ना कहीं, कि एंडोस्कोपी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें डिवाइस होती है एक एंडोस्कोप। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई ऐसा मतलब डिजीज आप उसे कह लो ट्रेस नहीं कर पा रहे होते, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, तो फिर एक ऑप्शन जो होता है डॉक्टर के पास वो ये होता है। लेट सपोज किसी के अगर कोई स्टोन है उसमें किडनी में या ऐसे उसके स्टमक में कहीं भी, और वो मतलब डायग्नोज नहीं हो रहा, ना अल्ट्रासाउंड में ना एक्सरे कहीं पर भी डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो फिर उसके लिए डायरेक्ट क्या किया जाता है, एंडोस्कोपी का प्रोसेस। एंडोस्कोपी क्या होती है, उसमें एक डिवाइस होती है, वो आपको पिक्चर दिखा रहा होता है लाइव। ठीक है, और उसके साथ एक बिल्कुल वायर की तरह पाइप कनेक्ट होता है, उसके आगे लाइट और कैमरा होता है। ठीक है, तो फिर वो माउथ के जरिए या नोज के जरिए जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो भेजा जाता है, और फिर उससे ये होता है कि डायरेक्ट जो है वो आपको लाइव उसमें वीडियो और पिक्चर के थ्रू ऑब्जर्वेशन की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो किसी और मेथड से ट्रेस नहीं हो पा रहा होता, तो इस वजह से जो है वो फिर ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल नहीं होता, बोलने में सिंपल है, लेकिन ये भी मतलब मेजर केसेस में यूज किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की बेसिकली मेडिसिन में अ, ये यूज होता है, इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, और उस प्रोसेस का नाम एंडोस्कोपी है, और इस डिवाइस का नाम एंडोस्कोप है। ठीक है, आप एंडोस्कोप सर्च करना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस भी आपको एक माइंड में रह जाएगा कि अच्छा ये ऐसे यूज होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली होता ये है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे हमने स्टेट तो कर दिया कि ऑप्टिकल फाइबर्स यूज्ड इन द एंडोस्कोपी प्रोसेस और एंडोस्कोपिक प्रोसेस इन मेडिसिन। ठीक है, ये तो आपकी स्टेटमेंट हो गई। अब इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन आप इस तरह से करोगे कि वो जो बेसिकली वायर होती है वो ऑप्टिकल फाइबर से बनी होती है। ठीक है, ताकि वो लाइट को इजीली पास कर सके और वो ब्रेक ना हो या कोई डैमेज भी ना करे। ठीक है, सो लाइट पासिस थ्रू फाइबर इनसाइड, क्योंकि आप जिस चीज को डायग्नोस करना चाह रहे हो वो बॉडी के अंदर है, तो डेफिनेटली लाइट को पहले एंटर करवाना होगा। ठीक है, और उसके बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो आपको उसकी इमेज दिखाएगी। एंड लाइट रिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स द सेंसर दैट प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रोसेस है। और बाकी है कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन आपको भी सेंड कर दूंगा और डिटेल में भी, तो उसमें से भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर वो लास्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि द रे ऑफ लाइट शोन इज मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का हमें मतलब पता है।
ठीक है, और वो कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय मोनोक्रोमेटिक, यूज वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन योर आंसर। तो उनमें से कोई एक क्वांटिटी को यूज करके आपने आंसर लिखना है। ठीक है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो डेफिनेटली हम फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे। ये मोनोक्रोमेटिक वो लाइट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल होती है या सेम होती है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपने कहा वो भी देख लेते हैं कि उसमें रे डायग्राम का प्रॉब्लम क्या है। हाँ, पेज नंबर 13, 13, हाँ 13 पे तो 16, अच्छा 2016, 16, 16 प्लस 10, 17, ये रहा। अच्छा, आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि इसमें रे डायग्राम कैसे आइडेंटिफाई करनी है आपने। ठीक है, अच्छा इससे पहले पार्ट में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, वो तो आप कर लोगे क्योंकि उसमें वैल्यूज काफ़ी सारी गिवन है। तो हम पहले लास्ट पार्ट देखते हैं कि अगर हम उसे डायरेक्टली कर पाते हैं, अगर वो प्रीवियस पार्ट से लिंक नहीं है तो। अच्छा, पार्ट बी में बेसिकली मेंशन किया शोज अ साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ लिक्विड, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन दिस लिक्विड देन इन एयर। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि लाइट स्लो हो जाती है डेंस मीडियम में। और ड्रॉ टू रेज from the object into the air, use these rays to locate the image, label the image I। ठीक है, अच्छा अब आपके पास यहाँ पर जो केस है वो इस तरह से है कि एक मीडियम डेंस है, एक मीडियम रेयर है। ठीक है, और जहाँ पर आई बनाई है तो बेसिकली वो इमेज देखने के लिए बनाई है, मतलब वहां पर आपको इमेज दिखेगी। ठीक है, तो आपने लाइट रेस को ऐसे बनाने कि उससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि आपको इमेज कहाँ पर दिख रही है। ठीक है, और उसकी रे डायग्राम कैसी होगी। अच्छा, जो क्वेश्चन आपने पूछा कि मोनोक्रोमेटिक के बारे में ज्यादा क्यों पूछते हैं, क्योंकि असल में वो फिलहाल एक ही टर्म है हमारे पास ऐसी, जो अब एक स्पेसिफिक हमने पढ़ी है न्यू। जब आप ए लेवल्स में जाओगे तो वहां पर आपके पास इस तरह की टर्म्स बहुत सारी आ जाएंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये बहुत आसान आसान टर्म है। ठीक है, तो उसमें जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए वो ज्यादातर जो है वो मोनोक्रोमेटिक के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि टर्म ऐसी होती है कि हम अक्सर स्किप कर देते हैं। हमारा मतलब इस तरफ माइंड नहीं होता कि ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, लेकिन वो फिर पूछ लेते हैं, तो फिर कंफ्यूजन होती है। तो बस इस वजह से जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो आपसे मोनोक्रोमेटिक वाला आपको पेपर्स में ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस रे डायग्राम की। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है क्लियरली, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना कि जब लाइट रेयर से डेंस में जाएगी और डेंस से रेयर में आएगी, तो आपको याद होना चाहिए कि लाइट जो है वो कहाँ बेंड होती है। ठीक है, अगर आपको वो याद होगा तो आपके लिए ड्रॉ करना इजी है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपको नहीं याद कि डेंस से रेयर में कहाँ लाइट बेंड होगी और रेयर से डेंस, डेंस टू रेयर किस तरह की बेंडिंग होगी, अगर आपको वो नहीं याद तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन उसी पे बेस करेगा। तो अब यहाँ पर आपने ये बताना है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी वाटर से एयर की तरफ, तो हम जा रहे हैं डेंस टू रेयर। तो जब आप डेंस टू रेयर जाओगे तो लाइट को कहाँ बेंड होना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, और दूसरा ये कि फिर जब आप
बेंडिंग बनाओगे तो फिर हमें नॉर्मल का भी पता चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो हम रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। लेट्स सपोज दो रेस बनानी है तो हम दो बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो आई साइड की पोजीशन है ना, तो उससे आपको ये आइडिया हो रहा है कि आप राइट साइड से देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो हम वो वाली लाइट रे ड्रॉ करेंगे जो राइट पर जा रही हो। वैसे तो लाइट हर तरफ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ठीक है, तो हम सारी तो ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमने कैसे ड्रॉ करना है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर ये लाइट रे आई है। ठीक है, और इसके साथ हम बनाते हैं नॉर्मल। अब हमने बनाया नॉर्मल। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया एंगल। ठीक है, और जब लाइट बाहर आएगी एयर में तो एंगल उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब आपने एंगल को इंक्रीज करना है ऐसे। ठीक है, एंगल नॉर्मल के साथ हमेशा बनेगा, तो ये वाला एंगल देखो आप, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो एक लाइट रे हो गई, इसी तरह से आप दूसरी लाइट रे भी बना सकते हो। ठीक है, वैसे ये वाली इसमें लाइट रेज आपके पास दो ही बनी है। इन्होंने कहा है ना, ड्रॉ टू रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इनटू द एयर, यूज दीज रेज टू लोकेट द इमेज। तो एक आपने बना दी। इसी तरह आप एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पर बना दो। ठीक है, लाइक अगर हम इसमें बनाते हैं दूसरी लाइट रे, वो अगर थोड़ा लेट सपोज यहाँ से जा रही है। ठीक है, यहाँ आपको हर पॉइंट से लाइट रेज मिल जाएंगी। अब आपकी मर्जी, आप उसको कैसे, कौन सी सेलेक्ट करके ड्रॉ करते हो। ठीक है, ये इसका नॉर्मल आ गया। और यहाँ पर भी जब लाइट बेंड होगी तो वो भी आई साइड तक जाएगी इजीली। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी आप देखो कि आपका एंगल जो है वो ग्रेटर है। ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल ग्रेटर है। तो इस तरह से आपने रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। ठीक है।